Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we are going to study about Meniere's disease, also called as endolymphatic eye drops. So Meniere's disease is a long-term inner ear disorder. The most important thing for you to know is it's an inner ear disorder that causes recurrent attacks of vertigo, symptoms of hearing loss, tinnitus, and there's a feeling of fullness in the ear. अगर हम इसका ट्रायड ड्रॉ करें तो उसमें we'll see that there is hearing loss, there is vertigo, and there is tinnitus. एक और additional symptom that is definitely the feeling of fullness in the ear. इसकी pathophysiology में क्या है कि it is associated with excessive buildup of endolymph in the labyrinth of the inner ear, causing higher pressure than normal and disrupting the sensory signals. This increased pressure of the endolymph is called as the endolymphatic eye drops. ठीक है ना. तो जो आपका इनर ईयर का लेबिरिंथ होता है उसके अंदर एंडोलिम्फ का बहुत ज़्यादा बिल्डअप होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हायर प्रेशर होता है. ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हायर प्रेशर होता है दैन नॉर्मल एंड दैट डिसरप्ट्स द सेंसरी सिग्नल्स. समझ गए हो आप. अब धिंगरा में लिखा है कि एक तो रीज़न ये है कि देयर मे बी इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ द एंडोलिम्फ. समटाइम्स ये भी हो सकता है कि देयर मे बी फॉल्टी एब्जॉर्प्शन. ठीक है, और ये जो एंडोलिम्फ है दैट इज सिक्रेटेड बाय द स्ट्राया वास्कुलरिस दैट फिल्स द मेम्ब्रेनस labyrinth and that is absorbed through the endolymphatic sac. In this picture you can see the endolymphatic sac. ठीक है, सो यहाँ तो एंडोलिम्फेटिक सैक एब्जॉर्प्शन 3 सही नहीं कर रहा, यहाँ पर स्ट्राया वास्कुलरिस एंडोलिम्फ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक हो गया. सो वो यही कह रहे हैं कि डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन बाय दिस सैक that may be responsible for the raised endolymph pressure, experimental obstruction of the endolymphatic sac and its duct. अगर आप हमने एक्सपेरिमेंट किया है कि हम एंडोलिम्फेटिक सैक या उसकी डक्ट को एक्सपेरिमेंटली ऑब्स्ट्रक्ट करें तो उसकी वजह से भी एंडोलिम्फेटिक आई ड्रॉप्स हो जाता है. एंड इस्कीमिया ऑफ द सैक हैज़ बिन ऑब्जर्व्ड इन केसेस ऑफ मैनियर्स डिजीज़. यानी ये सैक की डक्ट को हम ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, इसकी ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, या ये इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करते हैं, डिफेक्टिव ऑब्जॉर्प्शन स्टार्ट करते हैं, या फिर इस सैक का इस्कीमिया हो जाए दैट कैन लीड टू हाई ड्रॉप्स. तो वो ये बता रहे हैं कि एंडोलिम्फेटिक प्रेशर जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो उसकी वजह से सेंसरी सिग्नल्स डिसरप्ट होते हैं. अब प्रेजेंटेशन क्या होती है, सिनेरियो आपके पास कैसा आएगा कि वो बताएंगे एक टिपिकल पेशेंट ऑफ 40 to 60 years of age and he presented with unilateral episodes of vertigo, hearing loss and tinnitus. ठीक है, अब ये जो वर्टाइगो है ये इसका ज़्यादा प्रोमिनेंट सिम्टम है विद कंपैरिजन टू हेयरिंग लॉस. और ये जो वर्टाइगो है जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि यूनिलैटरल एपिसोड्स, यूनिलैटरल मीन्स ओनली ऑन वन साइड एंड एपिसोड्स का मतलब है इट्स फ्लक्चुएंट, इट्स नॉट ऑलवेज, हर वक्त वर्टाइगो नहीं होगा, देयर विल बी एपिसोड्स ऑफ वर्टाइगो. सो इट कम्स इन एपिसोड्स एंड दोज एपिसोड्स जो हैं ठीक है वो आपके पास 20 मिनट से कई घंटों तक हो सकती हैं. ठीक है, clusters over hours followed by prolonged periods months without vertigo symptoms and that is not triggered by movement or posture. ठीक है, यानी कि इसमें फॉल की हिस्ट्री भी होती है. ठीक है, विदाउट अनकॉन्शियसनेस, विदाउट लूजिंग कॉन्शियसनेस. नेक्स्ट सिम्टम हमारे पास क्या था, दैट वाज हेयरिंग लॉस. सो टिपिकली फ्लक्चुएट्स एट फर्स्ट, इट इज़ एसोसिएटेड विद वर्टाइगो अटैक्स, देन ग्रेजुअली बिकम्स मोर परमानेंट. ठीक है, सो हेयरिंग लॉस कौन सी नेचर का होता है, दैट इज सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, क्योंकि हमने कहा कि इट इज डिसरप्ट्स द सेंसरी सिग्नल. सो इट इज सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस एंड दैट इज जनरली यूनिलैटरल एंड दैट अफेक्ट्स द लो फ्रीक्वेंसीज फर्स्ट. अदर सिम्टम्स में हमारे पास टिनाइटिस था दैट इनिशियली अकर्स विद द एपिसोड्स ऑफ वर्टाइगो बिफोर इवेंचुअली बिकमिंग परमानेंट. ठीक है, एंड दैट इज अगैन यूनिलैटरल. देयर वाज अ सेंसेशन ऑफ फुलनेस इन द ईयर and unexplained falls, drop attacks without loss of consciousness, imbalance which can persist after episode of vertigo resolve. vertigo के एपिसोड ठीक हो गए हैं लेकिन imbalance वाली या वो जो aura है ठीक है that stays. Also we may see aura before and nausea and vomiting during or after the attack. ठीक है, so aura होता है, there is nausea and vomiting and there is spontaneous nystagmus which is again unilateral. So diagnosis is mostly on the clinical grounds and that is made by an ENT specialist. ठीक है, there's audiology assessment की जाती है to evaluate the hearing loss.
अब बेसिकली जो कमिटी है ऑन हेल्थ एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ ओटोलैरिंगोलॉजी, उन्होंने क्लासिफाई किया है द डायग्नोसिस ऑफ मेनियस डिजीज़ इनटू सर्टेन डेफिनेट एंड प्रोबेबल एंड पॉसिबल। ठीक है, वो मैं आपको इसके बाद बताती हूँ। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने स्टेजिंग भी की है, ठीक है, मेनियस डिजीज़ की बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ प्योर टोन थ्रेशोल्ड्स, ठीक है, ऑफ ठीक है, और उसको फिर आप उसमें से आप देखते हो कि वर्स्ट ऑडियोग्राम कब आ रहा है, कौन सा आ रहा है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 months बिफोर ट्रीटमेंट। ठीक है, वो मैं आपको एंड में बताती हूँ। ठीक है, इसके अलावा देयर इज़ अ डिक्स हॉल पाइक, ये एक पोजिशनल टेस्ट होता है, ठीक है ना, वो आप करते हो टू जज के ये मेनियस डिजीज़ है या नहीं है। ठीक है, सो ये जो 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है, दीज आर इम्पॉर्टेंट इन द डायग्नोसिस। ठीक है, ऑडियोलॉजी असेसमेंट मैंने आपको बता दिया। सो अब इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। हम मैनेजिंग सिम्टम्स ड्यूरिंग एक्यूट अटैक के लिए हम डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पर फ्यूरोसिमाइड 40 mg टैबलेट, एंड दैट इज़ टेकन ऑन ऑल्टरनेट डेज विथ पोटाशियम सप्लीमेंट्स। ठीक है, दिस हेल्प्स टू कंट्रोल रिकरेंट अटैक्स। थायाजाइड डायूरेटिक्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ वी यूज़ वीजोडाइलेटर्स, ठीक है, जैसे कि बीटा हिस्टीन 24 mg ट्वाइस अ डे, दैट इज़ गिवन ओरली, और ये इंक्रीज़ करता है लेबरेंथाइन ब्लड फ्लो को बाय रिलीजिंग हिस्टामीन इन द बॉडी। ठीक है, ऑब्वियसली एस्थमेटिक्स इसको नहीं ले सकते क्योंकि एस्थमेटिक्स में हिस्टामीन विल कॉज ब्रोंकोस्पैज्म। सो एक तरफ हमने पढ़ लिया डायूरेटिक्स एंड अदर वी डिस्कस्ड वीजोडाइलेटर्स। फिर कुछ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, कुछ सेडेटिव्स हैं, जैसे यहाँ पे साइक्लिजीन, मैक्लिजीन, प्रोमेथाजीन, ठीक है ना, स्टेमिटिल 10 mg thrice a day orally for 2 months and then reduced to 5 mg thrice a day for another month। ठीक है, सो बेसिकली कोई अगर एलर्जन की वजह से हो रहा है तो आप उसको अपनी डाइट से एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, अगर किसी हार्मोनल या एंडोक्राइन डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है तो उसको आप एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो स्टीरॉयड्स होते हैं वो भी यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, ओरल, इंट्रामस्कुलर एंड ट्रांसटिम्पैनिकली, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव डायूरेटिक्स हैं और वेजोडाइलेटर्स हैं और वेस्टिबुलर सेडेटिव्स हैं। ठीक है, अगर किसी एलर्जन की वजह से हो रहा है तो एलर्जन को आप डाइट से एलिमिनेट करेंगे, और किसी एंडोक्राइन डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है तो आप उसको ठीक करेंगे। अब हम आ जाते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट पे। ठीक है, इसमें हम एक मैनिएट डिवाइस होती है, ठीक है, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटरमिटेंट लो प्रेशर पल्स थेरेपी। ये क्या करती है, डिलीवर करती है पल्सेस ऑफ प्रेशर इनटू द इनर ईयर ताकि उसका फ्लो होता रहे। ठीक है, फ्लो होता रहे। इंटरमिटेंट लो प्रेशर पल्स थेरेपी, दैट इज़ बेसिकली अ मैनिएट डिवाइस। फिर इसके अलावा हम इंट्राटिम्पैनिक जेंटामाइसिन इंजेक्शन दे देते होते हैं, इंट्राटिम्पैनिक इंजेक्शंस, फॉर एग्जांपल जेंटामाइसिन। फिर इसके बाद इसने और क्या बताया है, एंडोलिम्फेटिक सैक डिकम्प्रेशन। ठीक है, या फिर इसको क्या कहते हैं, एंडोलिम्फेटिक शंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ट्यूब इज पुट कनेक्टिंग एंडोलिम्फेटिक सैक विद द सब एरिकनोइड स्पेस, ताकि आप ड्रेन कर सकें एक्सेस एंडोलिम्फ को। इस तरह हमारे पास एक और प्रोसीजर है, दैट इज़ लेबरेंथेक्टोमी, जिसमें क्या होता है कि जो मेम्ब्रेनस लेबरेंथ होता है उसको हम लोग कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं बाय ओपनिंग थ्रू द लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल बाय ट्रांसमैस्टॉइड रूट और थ्रू द ओवल विंडो। तो इससे क्या होता है कि आप वर्टाइगो तो आपका नहीं होता, लेकिन फिर आपका कॉक्लियर फंक्शन और वेस्टिबुलर फंक्शन टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो दिस इज़ अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर। ठीक है, इट इज़ नॉट जनरली यूज्ड। ठीक है, ये आप मतलब आपके सिम्टम्स को तो ख़त्म कर देता है लेकिन आपको बाकी भी कुछ नहीं रहता। ठीक है, यहाँ पर वेस्टिबुलर नर्व सेक्शन, ठीक है, ये भी अगैन अल्ट्रासोनिक डिस्ट्रक्शन ऑफ द वेस्टिबुलर लेबरिंथ। ठीक है, इसमें अगर अल्ट्रासोनिक डिस्ट्रक्शन की जाए, ठीक है, ऑफ द वेस्टिबुलर लेबरिंथ, तो उसमें कॉक्लियर फंक्शन प्रिजर्व होता है। वंस एन इम्पॉर्टेंट थेरेपी, बट इसको भी अब अबैंडन कर दिया गया। ठीक है ना, ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या प्रोसीजर्स हैं। सबसे पहले मैनेजिंग सिम्टम्स ड्यूरिंग acute अटैक यूजिंग अ डायूरेटिक, वीजोडाइलेटर एंड सेडेटिव्स। उसके अलावा अवॉइडिंग एलर्जेंस, ठीक है, एंड एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस की वजह से तो उसको अवॉइड करें। स्टीरॉइड्स को यूज़ किया जा सकता है। मैनिएट डिवाइस है जिसमें हम पल्सेस, लो प्रेशर पल्सेस देते हैं।
इसके अलावा वी कैन यूज़ एन एंडोलिम्फेटिक सैक डीकम्प्रेशन या एंडोलिम्फेटिक शंट, जिसमें आप एंडोलिम्फ को शंट करते हैं टू द सब एरिकनोइड स्पेस ताकि वहाँ पर एक्सेस एंडोलिम्फ ड्रेन हो जाए। यहाँ पे डीकम्प्रेशन कर दें ऑफ द एंडोलिम्फेटिक सैक अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कंप्रेशन हुई हुई है, ठीक है। और एक है लेबरेंथेक्टोमी, जिसमें आप मेम्ब्रेनस लेबरेंथ को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि वर्टाइगो के सिम्टम्स ना आए। इट इज़ अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर एंड लाइकवाइज डिस्ट्रक्शन ऑफ द वेस्टिबुलर लेबरेंथ और द वेस्टिबुलर नर्व। ये दो प्रोसीजर्स जो हैं वो हियरिंग को तो प्रिजर्व कर देते हैं, लेकिन अब इनको अबैंडन कर दिया गया है। नेक्स्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में अवॉइड हाई सॉल्ट इनटेक, चॉकलेट, कैफीन, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल वो अगेन मैंने आपको बताया किसी एंडोक्राइन प्रॉब्लम की वजह से है या किसी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से है, सो उसको आपने करेक्ट करना है, ठीक है। इट कैन बी एसोसिएटेड विद जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, एनी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, माइग्रेन हेडेक्स की वजह से किसी इन्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, ठीक है। एंड व्हाट इज़ मेनियर सिंड्रोम? मेनियर सिंड्रोम बेसिकली बच्चे ये होता है कि इन मोस्ट केसेस नो डेफिनेट कॉज इज़ नोन, ठीक है ना। इफ़ द कॉज इज़ नोन इट इज़ कॉल्ड एज मेनियर्स सिंड्रोम। सो मेनियर्स डिजीज़ जो है वो आइडियोपैथिक है, और जो मेनियर्स सिंड्रोम है, ठीक है, वो रिजल्ट करता है फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ कंडीशंस लाइक ट्रॉमा, वायरल इन्फेक्शन, सिफिलिस, ऑटोस्क्लेरोसिस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। सो उसको हम सेकेंडरी मेनियर डिजीज़ या मेनियर सिंड्रोम कहते हैं व्हेन वी नो द कॉज, ठीक है। अब इसके डिफरेंशियल्स क्या आ सकते हैं, ठीक है। इसमें हो सकता है बिनाइंग पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो, पेरीलिम्फिस्टुला, रिकरेंट लेबिरिंथाइटिस, माइग्रेन, congenital ear malformation, syphilis, Lyme disease, tumors such as acoustic neuroma, multiple sclerosis, and stroke in the distribution of anteroinferior cerebral artery, ठीक है। सो वही causes दोबारा लिखे हुए कि एंडोलिम्फेटिक सैक जो है उसकी डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो, कोई एलर्जी हो, सोडियम या वाटर की रिटेंशन हो, कोई ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हो या वायरल प्रॉब्लम हो, ठीक है, या फिर एंडोक्राइन प्रॉब्लम हो, ठीक है। और एक और लिखा है वीजोमोटर डिस्टर्बेंस या स्ट्रेस, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से स्पैज्म हो जाती है ऑफ द इंटरनल ऑडिटरी आर्टरी, ठीक है। सो वो ही सारे सिम्टम्स हैं, ठीक है। एंडोक्राइन, ऑटो इम्यून, वायरल, एलर्जी, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन बाय द एंडोलिम्फेटिक सैक, वीजोमोटर डिस्टर्बेंस एंड स्ट्रेस, ठीक है। आप सर्टन कब होते हैं, ठीक है, मेनियर्स डिजीज़ के लिए? जब आप उस बात को कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है, बाय हिस्टोपैथोलॉजी। अगर आप हिस्टोपैथोलॉजी से इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं तो यूर सर्टन कि मैं श्योर हूँ कि ये मेनियर्स डिजीज़ ही है, ठीक है, वरना फिर आप डिफरेंशियल्स तक ही चलते हैं। डेफिनेट में आपके पास क्या होता है कि 2 और मोर डेफिनेटिव स्पॉन्टेनियस एपिसोड्स ऑफ वर्टाइगो, मतलब इसमें आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा एपिसोड्स होती हैं और वो दोनों एपिसोड्स 20 मिनट से ज़्यादा की होती हैं, ठीक है। और फिर उस बात को आपने ऑडियोमेट्रिकली रिकॉर्ड भी किया होता है, ठीक है। दूसरा आपने क्या किया होता है, आपको टेनाइटिस भी होती है, ठीक है, ऑरल फुलनेस भी होती है, ठीक है। और बाकी जो आपके जितने भी बाकी कॉजेज़ हैं, ठीक है ना, वो आपने एक्सक्लूड कर लिए होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया बेनाइंग पोजिशनल, पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो, पेरीलिम्फिस्टुला, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो अगर आपने 2 या 2 से ज़्यादा एपिसोड्स हैं जो 20 मिनट से ज़्यादा की हैं, फिर आपने ऑडियोमेट्रिकली रिकॉर्ड भी कर लिया है, टेनाइटिस और ऑरल फुलनेस भी है, और बाकी सारे कॉजेज़ आपने एक्सक्लूड कर लिए, देन यूर डेफिनेट। सर्टन तब है जब आपने हिस्टोपैथोलॉजी से कंफर्म कर लिया। प्रॉबेबल डायग्नोसिस आपका ये कब होगा? प्रॉबेबल डायग्नोसिस ये है कि जब आपके पास 1 डेफिनेटिव एपिसोड है, ठीक है, 1 डेफिनेटिव एपिसोड है, ठीक है। आपने एक दफ़ा ऑडियोमेट्रिकली रिकॉर्ड भी किया था, ठीक है। एपिसोड आपके पास एक है, आपने ऑडियोमेट्रिकली रिकॉर्ड भी किया था, ठीक है, और टेनाइटिस और ऑरल फुलनेस भी है, ठीक है, और आपने बाकी कॉजेज़ भी एक्सक्लूड कर लिए, ठीक है। सो एक एपिसोड आई थी, एक डेफिनेटिव एपिसोड आई थी, ऑडियोमेट्रिकली आपने रिकॉर्ड किया, टेनाइटिस और ऑरल फुलनेस थी, ठीक है, और बाकी कॉजेज़ आपने एक्सक्लूड कर लिए। पॉसिबल वो कब हो सकता है, ठीक है ना,
अब आपके पास वर्टाइगो तो है, बट देर इज़ नो डेफिनेटिव एपिसोड ऑफ हियरिंग लॉस। ठीक है, हियरिंग लॉस नहीं है, तो हो सकता है कि कोई न्यूराइटिस हो। ठीक है, हियरिंग लॉस नहीं है। ठीक है ना, विदाउट डॉक्यूमेंटेड हियरिंग लॉस, ठीक है, वेस्टिबुलर वेरिएंट, या फिर ये हो सकता है कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड विद डिसइक्विलिब्रियम बट विदाउट डेफिनेटिव एपिसोड्स। ठीक है ना, मतलब वर्टाइगो हो, हियरिंग लॉस ना हो, या फिर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो लेकिन देर इज़ नो डेफिनेटिव एपिसोड ऑफ वर्टाइगो। ठीक है, मैं एक दफ़ा दोबारा रीड करती हूँ। उन्होंने कहा एपिसोडिक वर्टाइगो ऑफ मेनिया डिजीज़ विदाउट डॉक्यूमेंटेड हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस नहीं है, दैट इज़ अ वेस्टिबुलर वेरिएंट। ठीक है, यहाँ हियरिंग लॉस है लेकिन देर इज़ नो डेफिनेटिव एपिसोड ऑफ वर्टाइगो, सो दैट इज़ द कॉक्लियर वेरिएंट। ठीक है, सो और बाकी कॉजेज आपने एक्सक्लूड कर लिए। ठीक है, तब हम पॉसिबली कह सकते हैं कि इट मे बी मेनियस डिजीज़। सो सर्टन है जब आपने हिस्टोपैथ से देख लिया। डेफिनेट है जब आपके पास 2 और मोर एपिसोड्स हैं दैट 20 मिनट्स और मोर, ठीक है, ऑडियोमेट्रिकली रिकॉर्डेड है, देयर इज टेनाइटिस एंड ऑरल फुलनेस एंड द अदर कॉजेज हैव बीन एक्सक्लूडेड। प्रॉबेबल में सिर्फ 1 डेफिनेटिव डायग्नोसिस है, और पॉसिबल में क्या है कि वर्टाइगो हियरिंग लॉस नहीं है, हियरिंग लॉस है, वर्टाइगो नहीं है। स्टेजिंग में ये होता है कि आपके पास 500, 1000, 2000, 3000 हर्ट्ज का आपके पास जो ऑडियोग्राम में जो ये वाली प्योर टोन थ्रेशोल्ड्स हैं, ठीक है, वो काफ़ी वर्स्ट ऑडियोग्राम्स हैं ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 months बिफोर ट्रीटमेंट। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि दिस कैन बी डन इन सर्टन एंड डेफिनेटिव केसेज ऑफ मेनियस डिजीज। इट इज़ बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ प्योर टोन थ्रेशोल्ड्स एट दीज फ्रीक्वेंसीज of the worst audiogram during a period of 6 months before treatment.